नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 16 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंसी डिप्रिसिएशन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, करेंसी डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इन ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखिए, हर दिन इकोनॉमी के न्यूज़ में आप लोग पढ़ते होंगे इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो गया करके। वैसे दोस्तों, ये जो कंपैरिजन मैक्सिमम टाइप पर यूएस डॉलर के अगेंस्ट होता है, क्योंकि यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी माना जाता है और मैक्सिमम ट्रेड जो होता है, ग्लोबल ट्रेड जो होता है, वो यूएस डॉलर्स में होते हैं। यूएस डॉलर का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब अगेंस्ट यूएस डॉलर इंडियन रुपी कंसिस्टेंटली डिप्रिशिएट होते नजर आ रहे हैं। डिप्रिशिएशन मतलब वो होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, यूएस डॉलर 1 यूज टू इक्वल टू ₹70। नाउ यूएस डॉलर 1 इज इक्वल टू 76, मतलब 70 से 76 रुपये हो गया। इसका मतलब है $1 खरीदने के लिए हमें 76 रुपीज देना पड़ रहा है अभी। तो 70 से 76 हो गया, मतलब हमारी करेंसी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स है उसकी, या इंडियन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उसकी जो डिमांड है, उसकी वैल्यू है, कम होते नजर आ रहा है। अगर लोगों को इंडियन प्रोडक्ट्स ज्यादा चाहिए तो डिमांड होगा, तो इंडियन रुपी में खरीदना पड़ेगा, तब हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ सकता है। राइट, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए डिप्रिशिएट होते नजर आ रहा है। इन ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मार्केट फोर्सेस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए करेंसी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी। राइट, रुपी डिप्रिसिएशन मीन्स दैट रुपी हैज बिकम लेस वैल्यूएबल विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। समझ में आ गया? इट मीन्स दैट रुपी इज नाउ वीकर देन व्हाट इट इज यूज्ड टू बी अर्लियर। मतलब रुपी की जो वैल्यू है वीक है। इकोनॉमी में यही बोलते हैं रुपी वीकर हो गया। राइट, अब देखिए सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ ए करेंसी। एक कंट्री का करेंसी वैल्यू को अफेक्ट करने वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन सा है? एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड डेफिसिट, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इक्विटी मार्केट। देखिए ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं करेंसी वैल्यू को। इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है, मतलब चीज़ों का दाम बढ़ना, करेंसी कोई भी जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा है डेली नीड के लिए उसकी दाम बढ़ना, मतलब हमारी जो पैसे की वैल्यू है हमारे देश के अंदर ही कम होना। मतलब पहले हमें 10 रुपये में चाय मिलता था, अब 11 रुपये हो गया, तो इन्फ्लेशन हो गया ना, इस तरह की। इंटरेस्ट रेट्स जो है, ट्रेड डेफिसिट मतलब आपको पता ही है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स जो होता है, मतलब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम। ये तो मेन रीजन बोल सकता है करेंसी डिप्रिसिएशन के लिए। और हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी की पॉलिसीज है वो भी अफेक्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट्स भी करते हैं। हमारी शेयर्स, हमारी कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छा परफॉर्म करेगा तब जाके हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये भी अफेक्ट करते हैं। राइट, अब स्टेटमेंट देख लीजिए, करेंसी डिप्रिसिएशन इज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इन ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बिल्कुल सही। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है चेंज होता रहता है, फ्लोटिंग वैल्यू है, आज कुछ वैल्यू है, कल कुछ और वैल्यू है, ऐसा रेट्स को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इन ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मार्केट फोर्सेस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए करेंसी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी। वेरी करेक्ट। करेंसी डिप्रिसिएशन कैन इंक्रीज ए कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएशन होगा तो हमारी देश से जो प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे उसका वैल्यू कम होगा ना। मतलब यूएस डॉलर, मान लो हमारी देश के एक प्रोडक्ट का वैल्यू है 75 रुपये, ठीक है। अब ये यूएस डॉलर का अभी का वैल्यू 75 रुपीज़ है कि नहीं? 1 यूएस डॉलर का वैल्यू अभी 75 रुपीज़ है। तो अगर हमारी करेंसी डिप्रिशिएशन होगा, मतलब 75 से मान लो 80 हो गया, तो 1 यूएस डॉलर खर्च करना नहीं पड़ेगा ना बाहर वालों को, मतलब कम यूएस डॉलर में हमारी आइटम्स मिल जाएगा। तो हमारी जितनी करेंसी डिप्रिसिएशन होंगे उतना हमारी एक्सपोर्ट एक्टिविटी इंक्रीज होने का चांस है। राइट, कुछ कंट्रीज अपने करेंसीज को डिवैल्यूट भी करते हैं एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे रिसेंटली चाइना ने ऐसा किया था, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करके। आप अगर देखोगे चाइना का जो येन है उसका जो वैल्यू है वो कंसिस्टेंटली वो लोग डिवैल्यूट करते हैं एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को और इंकरेज करने के लिए। इसलिए यूएस, जब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन था, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा चाइना के ऊपर ये इल्जाम लगाते थे आप लोग अपना करेंसी को डिवैल्यूट करते हो करके। राइट, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी किए थे हम। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। वैसे मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल सेशन हम लेके आने वाले हैं, वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following initiatives have been launched by the government of India to improve mental health and well-being of Indian citizens? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए।
आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। देखिए इंडियन सिटीजन्स के मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिया है। जैसे देखिए कौन कौन सा है। एक तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये क्या कहता है? इट केम इनटू फोर्स इन 2018 टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। देखिए यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, वो इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया था। इंडिया भी एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, वो जो फोर्स में आया 2018 में, वो एनैक्ट किया था इनको सपोर्ट करने के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, राइट। इसमें काफी कुछ प्रोविजंस है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को फेवर करता है, ठीक है। किरण, the Ministry of Social Justice and Empowerment has launched 24/7 toll-free helpline to provide support to people facing anxiety, stress, depression, suicidal thoughts, etc. etc. देखिए जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, ये किरण वाला जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये काफी न्यूज में था। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था। किसके लिए? ये 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है। अगर किसी को भी एंग्जाइटी फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो आप एक 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, उसमें फोन कीजिए। ये आपको काउंसलिंग देगा, आपको इन सब चीज से दूर रखेगा। तो इसका नाम है किरण। मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है? मनोदर्पण इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, किरण मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है एंड मनोदर्पण इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। ध्यान दीजिएगा इसका काम क्या है? इट इज एम टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। तो बेसिकली मनोदर्पण इनिशिएटिव साइको सोशल सपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो आप स्टूडेंट्स से डायरेक्टली ये रिलेट कर सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स के लिए एंड टीचर्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। देखिए हमारे देश में स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। काफी ज्यादा सुसाइडल केसेस स्टूडेंट्स की तरफ, स्टूडेंट ग्रुप की तरफ से भी हमें देखने को मिला है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा एक मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया था जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, साइको सोशल सपोर्ट। लास्टली निम्हांस रा आप, इट इज अ वन स्टॉप सोर्स ऑफ डाटा ऑन मेंटल हेल्थ सेंटर्स एंड प्रोफेशनल। ये बेसिकली एप्लीकेशन है, इसमें मेंटल हेल्थ सेंटर्स के बारे में, प्रोफेशनल्स के बारे में, कहाँ कहाँ आपको काउंसलिंग मिल सकता है, आपकी सिटी में है, आपके स्टेट में है, ये सब पता चलेगा। सारे डिटेल्स आपको ये निम्हांस रा आप में मिल जाएगा, राइट। और सुबह न्यूज में एक मानस आप के बारे में भी हर्षित सर ने डिस्कस किया था। तो मानस आप भी वन ऑफ द इनिशिएटिव है टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ आवर सिटीजन्स। देखिए अभी स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है? किरण, मनोदर्पण इनिशिएटिव, निम्हांस रा आप एंड ई संजीवनी। देखिए ई संजीवनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली ई संजीवनी एक टेली प्रिस्क्रिप्शन या टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है। लोग फोन करके, जैसे कोविड-19 के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है, तो फोन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ डॉक्टर्स का नंबर दिया था। बेसिकली एक ऑफिस का नंबर है, उधर आप फोन कर लो, ई ओपीडी ले लो और डॉक्टर टेलीफोन्स के थ्रू आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। ये प्रोजेक्ट ई संजीवनी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक डेब्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों पब्लिक डेब्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में टोटल अमाउंट बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। गवर्नमेंट ने कितने पैसे बोरो करके रखा है मार्केट से, उसको बोलते हैं पब्लिक डेब्ट। अब ये जो पैसे गवर्नमेंट को वापस भी देना पड़ेगा, है कि नहीं? अब देखिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, जिसको G-Secs बोलते हैं, एंड ट्रेजरी बिल्स हो गया, वो सब पैसे रेज करने के लिए गवर्नमेंट इशू करते हैं, ठीक है। ये सब पब्लिक डेब्ट में काउंट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जितने पैसे गवर्नमेंट को वापस देना है, जितने बोरो करके रखा है, वो है पब्लिक डेब्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक डेब्ट इंक्लूड्स द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट हैव टू बी पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, ये सब के बारे में अच्छी तरह हर्षित सर ने पॉलिटी में आपको पढ़ाया है। सिंपल भाषा में ही है, जितनी भी हमारा जो कलेक्शन है, हमारी रेवेन्यू है, वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। जितने पेमेंट्स देना है, पर्क्स देना है, सैलरीज देना है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो देते हैं। अब देखिए ये जो पब्लिक डेब्ट दैट इंक्लूड्स द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट हैव टू बी पेड फ्रॉम द CFI। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पे होता है पब्लिक डेब्ट, ये ध्यान दीजिएगा। पब्लिक अकाउंट से नहीं, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने लायबिलिटीज है इंडिया को, यूनियन गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं पब्लिक डेब्ट, ठीक है। समटाइम्स द टर्म इज यूज्ड also used to refer to the overall liabilities of central and state governments। देखिए कभी कभी ये जो पब्लिक डेब्ट सेंटर का एंड स्टेट का दोनों का मिला के बोलते हैं, पर गवर्नमेंट ने क्लियरली डिस्टिंग्विश किया है
देखिए अगर ओनली यूनियन गवर्नमेंट का है तो पब्लिक डेट बोलते हैं, पर अगर स्टेट्स भी इंक्लूडेड है, मान लो यूनियन गवर्नमेंट का लायबिलिटी अलग है और हर स्टेट का लायबिलिटी अलग है, दोनों मिला के जो लायबिलिटीज को ना जनरल गवर्नमेंट डेट बोलते हैं और कंसोलिडेटेड जनरल गवर्नमेंट डेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई भी एग्जामिनेशन में कंसोलिडेटेड जनरल गवर्नमेंट डेट क्या है, इसका मतलब है यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स का पूरी लायबिलिटीज। द यूनियन गवर्नमेंट रिलेज हेविली ऑन मार्केट बोरोइंग टू मीट इट्स ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आप देखिए, हम सबको पता है जितने बजट में एलोकेशन होता है, जितने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करते हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स में, और सबके लिए एक्चुअली जितने रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं ना गवर्नमेंट का, वो काफ़ी नहीं होता है। गवर्नमेंट को मार्केट से पैसे बोरो करना पड़ता है। ठीक है, हर प्रोजेक्ट के लिए, जितने भी प्रोजेक्ट यूनियन गवर्नमेंट, देखिए आप हर दिन न्यूज़ में देखते ही रहते हैं, कभी इलेक्शन के टाइम पे या वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं, और सबके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आप ये मत सोचो जितने टैक्स हम देते हैं और भी कुछ रेवेन्यू से गवर्नमेंट का उससे पूरा हो जाता है, नेगेटिव। इतने पैसे काफ़ी नहीं होते हैं गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर पूरे कंप्लीट करने में, इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, मार्केट से पैसे बोरो करते हैं। द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट ए फोर्थ ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोस इनटू इंटरेस्ट पेमेंट। आप देखिए गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को अगर मार्केट से पैसे बोरो करना है तो फ्री में तो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट में मिलेगा। देखो अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत है, आप पर्सनली लेने के लिए बैंक जाते हो, तो फ्री में तो पैसे थोड़ी देंगे, उनके लिए आप 10% 11% करके इंटरेस्ट देते हो बैंक को। वैसे ही यूनियन गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, आप देखिए एक फैक्ट है अभी के हिसाब से, फोर्थ ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पूरा 100 करोड़ है, ठीक है, उसमें 25 करोड़ ओनली इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जाता है, मतलब 1/4 ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोस इनटू इंटरेस्ट पेमेंट, ओनली इंटरेस्ट देने में निकल जाता है हमारा। तो आप सोच सकते हो हमारी यूनियन गवर्नमेंट की लायबिलिटी की मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। अब देखिए स्टेटमेंट, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट पब्लिक डेब्ट इंक्लूड्स द टोटल लायबिलिटीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट दैट आर टू बी पेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। नेगेटिव वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको पता है ये पब्लिक अकाउंट क्या है, जितने भी पीएफ है, ईपीएफ है, वो सब पब्लिक अकाउंट में जाता है, जो पैसे गवर्नमेंट को पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को वापस देना होता है। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, वो है पब्लिक अकाउंट। 2 क्या है, यूनियन गवर्नमेंट रिलेज हेविली ऑन मार्केट बोरोइंग टू मीट इट्स ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। वेरी करेक्ट। In India, up to a fourth of the union budget goes to meet its interest payment liabilities. Very, very correct. So answer is option B, 2 and 3. Question number 4. Consider the following statements regarding National Startup Advisory Council which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। देखिए दोस्तों, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल नाम से आपको पता चल गया होगा, हमारी देश में जितने भी स्टार्टअप्स है या कोई एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस खोलना चाहता है, नया स्टार्टअप खोलना चाहता है, नया कोई कंपनी खोलना चाहता है, कुछ इनोवेशंस करना चाहता है, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है। ये चेयर करता है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का, और इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी है। आप देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब क्या होता है, वही मेंबर्स जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरह तरह की प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, उनको गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता वैसे। देखिए दे आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लाइक फाउंडर्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, वेटरन्स एंड पर्सन कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है दोस्तों, देखिए अभी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, इसमें कई सारे नए इनोवेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस करना होता है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है, क्या क्या रिस्क है ये सब बताना होता है। तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहने से थोड़ी काम होगा, तो वो उन फील्ड के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस कर सके, अपने एक्सपीरियंस के बारे में सजेशंस दे सके। ठीक है, तो ये होता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, द टर्म ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में होता है वो 2 साल के लिए है। नॉमिनीज ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नॉट बिलो ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। आप देखिए जो काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन सा है, बेसिकली मेंबर्स कौन कौन सा है, वो जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए, मतलब उतने ऊपर वाला एक पोजीशन होना चाहिए। जॉइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विल बी कन्वीनर ऑफ द काउंसिल। ठीक है, तो जॉइंट सेक्रेटरी जो DPIIT के होते हैं वो काउंसिल का कन्वीनर होगा, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। It advises the center on measures needed to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the country. Basic and simple definition है, very very correct. Prime Minister of India is the ex officio chairman of the council. गलत है, Minister of Commerce
होता है द काउंसिल हैज ओनली ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द नीति आयोग। बिल्कुल गलत है दोस्तों, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होता है, मैंने बोला एक्सपर्ट्स इन पर्टिकुलर फील्ड्स भी होता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। Question number 5. Decorative Japanese hand-woven gamosas and bell metal zorais can be associated with which northeastern state? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, आसाम। देखिए दोस्तों, जापीज गामोसास एंड जोराइस ये काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंटली, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये सबका अपीयरेंस ज़्यादा था आसाम में, तो काफ़ी न्यूज़ में भी आया था। देखिए जापीज आप देख ही सकते हो, एक टाइप का हैट है, गामोसास एक टाइप का क्लॉथ है, एंड जोराइस प्रेस में यूज़ होते हैं, ये भी एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। ये सब सिंपल्स ऑफ आसामीज आइडेंटिटी एंड कल्चर है, ठीक है। दे आर अबंडेंटली सीन इन पॉलिटिकल कैंपेन्स अक्रॉस द स्टेट। देखिए अभी रिसेंटली आसाम में तो इलेक्शंस चल रहा था, तो ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग वगैरह में ना इस तरह के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब न्यूज़ में आया था। वैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। जापीज गामोसास एंड जोराइस बिलोंग टू आसाम। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्रायोजेनिक्स इज ए साइंस डीलिंग विद, आंसर इज ऑप्शन 2, लो टेम्परेचर्स। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, तेरताली इज द फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश, इज परफॉर्म बाय विच ट्राइब। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे वीडियो से। अगर ऐसा है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। जितना लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस।